हेलो एवरीवन, सो दिस इज माई सेल्फ अनुपमा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पे मेरा एक वीडियो लेक्चर सुन रहे होंगे। तो आप सबको मैं बता दूं कि मैं जो हूँ एक स्पार्क इंस्टीट्यूट में जीएस एज वेल एज जीए फैकल्टी हूँ और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लास्ट फ्रॉम द 8 ईयर्स। पिछले 8 सालों से मैं जो हूँ इसी फील्ड के अंदर बच्चों को जो है वो पढ़ा रही हूँ रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव स्टडीज, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिटिव स्टडीज की, तो आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव स्टडीज एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ है। चैलेंज कैसे है? वो चैलेंज इस तरह से है कि ये जो हमारी तैयारी है, हम सब लोग वी ऑल नो दैट कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, बट एक राइट वे में, राइट डायरेक्शन में किस स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे जो हमारे लिए फ्रूटफुल होने वाला है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और साथ साथ में हम एक चीज और मैं आपको बताऊंगी। ये जो मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मैं आपको ना 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी जो है ना सभी बच्चों के दिमाग में ऐसा वाला क्वेश्चन मार्क रहता है, वो कि हम लोग किस इंस्टीट्यूट से पढ़ें, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, क्या अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें। तो देखा बेटा, मैं आप सबको एक ही बात बोलूंगी, आप जो है किसी भी कोर्स के लिए पढ़े, किसी भी सोर्स से पढ़े, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो है घर पे बैठो कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं। आप कुछ भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन मेरी बात एक याद रखना, एक राइट स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है आपकी सिलेक्शन के लिए। आपने बड़ी बार सुना होगा, बच्चों का इंटरव्यू आता है, वी क्रैक्ड द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, वी क्रैक्ड इन द सेकंड अटेम्प्ट। तो उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो की होती है? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने सोचा कि क्या वो सिल्वर स्पून होते हैं? क्या वो पैदा होते ही पैदाइशी जो है उनको सिखा दिया गया होता है कि कॉम्पिटिटिव स्टडीज के लिए कैसे प्रिपेयर करें? नहीं। क्या वो सारे A+ ग्रेड वाले बच्चे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब, हम सब, सारे बच्चों में वो इक्वल कैलिबर रहता है किसको एग्जाम को क्रैक करने का, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक, SSC, JK SSP, UPSC, स्टेट PSC, रेलवेज, LIC, किसी भी एग्जाम की बेटा जब आप प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आप सबके अंदर इक्वल कैलिबर होता है। आप सब लोग जो है, बच्चे जो है, वो एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक ही बात पे तवज्जो दिया है कि इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्या हम लोग वी आर फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको जैसे ही पहले ही अपनी इंट्रो में कहा कि मैं GS एज वेल एज GA दोनों की टीचर हूँ, और आप जो है ये डेमो लेक्चर जो देख रहे हैं वो पर्टिकुलरली बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं, वो ये एस्पायरेशन रख रहे हैं कि हमने जो है आने वाले समय में बैंक के अंदर जॉब करनी है। तो 2023 के लिए इन बैंक एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सब की बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक अपने अंदर ऐसे कामली बैठ जाओ, एक स्माइल लाओ, अच्छे से बैठ लो, और फिर इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनो कि यस वी कैन डू इट, ठीक है। ये जो बोलते हैं, ये कोट बहुत पुरानी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट ये राइट कोट है बिगिनर्स के लिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें जो है उसमें आप सक्सेस भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है बेटा आपका, कि आपकी क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, बैंक के अंदर हमारे पास 2 तरह के वैकेंसीज आउट होती हैं। बैंक के अंदर हमारे पास एक रहता है PO का पेपर होता है और एक होता है क्लर्क का।
ठीक है। तो दो तरह की वैकेंसीज रहती हैं और ये सारे बैंक्स जितने भी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अभी एट प्रेजेंट कितने बैंक्स हैं, कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, इन सब की एक डिटेल वीडियो जो है वो आपके साथ पहले भी शेयर की गई होगी, या फिर आप लोग यूट्यूब पे जाके स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग प्रिपरेशन एज अ बिगिनर। तो वहां पे आपको एक वीडियो दिख जाएगी जिसमें सर ने आपको डिटेल में बताया हुआ है इन नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो हम सब बच्चे जो आप सब जो मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सब जब किसी भी बैंक की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप इन सभी बैंक्स की, आप ये नहीं बोल सकते कि केवल जेके बैंक, केवल एसबीआई, केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओनली आरबीआई, नहीं। एट द टाइम आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पे ये सभी बैंक्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं उनको इनकी रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आरआरबीज, बैंक, एसबीआई, आरबीआई, इन सभी बैंक्स की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं हमारे पास पेपर कौन कौन सा होता है, तो अगर हम बात करें एसबीआई पीओ होता है, एसबीआई क्लर्क होता है, आईबीपीएस पीओ होता है, फिर आईबीपीएस का क्लर्क होता है, आरआरबी पीओ होता है और आरआरबी क्लर्क होता है। आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने इर्द गिर्द अपने जेके ग्रामीण बैंक का देखा होगा, तो जेके ग्रामीण बैंक जो है वो एक तरह का क्या है, हमारे पास रूरल बैंक रहता है। फिर है आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, जेके बैंक पीओ, जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट, एलआईसी, ठीक है। ये सभी बैंक के एग्जाम जो हैं वो हमारे होते हैं। और इन सभी बैंक्स की अगर मैं बात करूं, आपके एसबीआई बैंक को छोड़ के, एसबीआई बैंक जो है उसका जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, ठीक है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन रहता है, वो हमारी एसबीआई खुद है। इसकी एसबीआई कंडक्टिंग एजेंसी एसबीआई खुद है। और बाकी जितने भी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी, ये जितने बैंक्स हैं, ठीक, प्लस जेके बैंक और जेके बैंकिंग एसोसिएट, तो इन सब की कंडक्टिंग एजेंसी आईबीपीएस खुद है। और आरबीआई की कंडक्टिंग एजेंसी जो है एग्जाम की वो आरबीआई खुद है। हर साल इनकी वैकेंसीज आउट होती हैं और आप हर साल जो है एलिजिबल होते हैं इन पेपर्स को क्या करने के लिए, देने के लिए। बस जेके बैंक की वैकेंसीज जो है वो आफ्टर एवरी 4 इयर्स आती है हमारे पास, ठीक है। एट प्रेजेंट जब आप हमारे पास बैंक की प्रिपरेशन करेंगे, बैंक का बैच लेंगे बेटा, तो आप हमारे पास एक साथ इन 9 नेशनलाइज्ड बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज योर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देन पंजाब नेशनल बैंक, यूको नेशनल बैंक, यूको नेशनल बैंक के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे टोटल 11, सॉरी नॉट 9, टोटल हमारे पास है 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो वहां पे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। ये थोड़ा सा पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है हमारे बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ हमारे पास 2 तरह के एग्जाम्स रहते हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी और दूसरा होता है मेंस। ये हमारा किसके लिए, पीओ के लिए। और इसके बाद सीधा होता है हमारे पास इंटरव्यू, ठीक है। तो प्री के अंदर जो है हमारे पास इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स 30, 20 मिनट दिए जाते हैं। एप्टीट्यूड में इतना रहता है। मैं आज बात करूंगी आपकी सीधे जीए सेक्शन की, क्योंकि आई एम द टीचर ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्री के पेपर में आपकी जीए नहीं आती है, सबसे पहले तो ये बात जान लें, ठीक है। तो प्री के पेपर में हमारे पास क्या आता है बेटा, तो प्री के पेपर में हमारे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट्स आएंगे। एक आपका एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रीजनिंग और तीसरा आपका जो है वो इंग्लिश रहता है, ठीक है। एप्टीट्यूड आपका आता है 35 मार्क्स का, रीजनिंग भी आती है आपकी 35 मार्क्स की, और हमारे पास दैट इज योर इंग्लिश जो होती है वो होती है 30 मार्क्स की। टोटल वेटेज रहती है 100 मार्क्स और समय होता है 60 मिनट। यहाँ पे ये देखो ये लिखा भी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम मेंस में बात करें तो मेंस में हमारा एक कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाता है और वो कंपोनेंट है हमारा जीए। जीए की वेटेज जो है वो रहती है हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 ही हमारे पास क्या रहते हैं
नंबर होते हैं और 35 मिनट्स दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेटेज आपकी चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस में इंग्लिश जो है वो आपकी 35 मार्क्स की आ रही है, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 मार्क्स के, एप्टीट्यूड 60 नंबर का, रीजनिंग 60 नंबर का, और जीए जो है वो 40, 60, 120, और ये यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं 150 प्लस आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है हमारे पास, जिसमें आपको कुछ ऐसे राइटिंग वगैरह आता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, क्लियर। और इसके बाद हमारा रहता है इंटरव्यू। तो ये सारा एग्जाम पैटर्न है जो हमें फॉलो अप करना होता है किसके लिए, बैंकिंग की प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये कट ऑफ कुछ इस तरह से जाता है, इन्हीं सेक्शनल कट ऑफ जाता है इन्हीं सेक्शंस में से, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मेंस के अंदर जीए के अंदर सिलेबस कैसा रहता है। तो जीए का सिलेबस में देखो, जीए जो है ना, जनरल अवेयरनेस, खुद में एक बहुत बड़ा वास्ट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट खुद से हैं। एक तो करंट अफेयर्स, एक स्टैटिक जीके, और तीसरा आपका आता है बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पे देखो, एक आपका करंट अफेयर्स आता है, एक आता है आपका स्टैटिक अवेयरनेस, और एक आता है हमारे पास बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। ये सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी होती है किस कंसेप्ट, किस पार्ट ऑफ व्यू से, अपने बैंकिंग की मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और यही जो टॉपिक्स हैं, यही कंसेप्ट जो है बेटा आपको हेल्प करते हैं हमारे पास इंटरव्यू के अंदर भी। हमारे इंटरव्यू के अंदर भी हमारे पास यही सेक्शन जो है वो हेल्प करते हैं, क्लियर। तो ये सारे टॉपिक्स रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर, हमारे पास ये टॉपिक्स रहते हैं। करंट अफेयर्स में लास्ट में बताऊंगी, और आपका स्टैटिक अवेयरनेस भी कहां से पढ़ना है उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये हमारे टॉपिक्स रहते हैं, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, आरबीआई, इन्फ्लेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपका सारा टॉपिक रहता है बैंकिंग अवेयरनेस का, क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, समझ ली कि किस तरह से हमारा एग्जाम होगा। तो एक जस्ट वापस से ओवरव्यू मैं आपके लिए दे रही हूँ, वो ये है कि आप चाहे बैंक पीयू की प्रिपरेशन करो, क्लरिकल की प्रिपरेशन करो, ये सभी बैंक्स की तैयारी आप एक साथ करते हैं हमारे साथ। ये सभी एग्जाम्स की जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो भी मैंने आपको बताया, ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक जो एक टाइम पे आप प्रिपरेशन करते हो, और एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है कुछ इस तरह से भी हमने आपको डिटेल में समझा दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो हमने देखा कि हमारे पास जनरल अवेयरनेस के अंदर वी हैव द 3 मेन सबसेक्शन, दैट इज करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड बैंकिंग अवेयरनेस। और ये आपका मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों में हेल्प करेगा, क्लियर है। तो आई होप आपको इतना बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई होगी। जब आप ऑफलाइन क्लास के अंदर अपना क्लासेस को कंटिन्यू करोगे तो डे बाय डे इन सब चीजों के ऊपर आपकी और पॉलिशिंग होती जाए, क्लियर। इतने में आपसे उम्मीद भी रखती हूँ, और आप भी मेरे से ये चीज उम्मीद रखो कि जब भी हम क्लास में बैठेंगे, कल परसों तरसों जिस दिन भी आप क्लास में ऑफलाइन बैठोगे, तो क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, प्लस आपके जो भी कोई प्रकार के डाउट्स है वो भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं साथ में। तो हम लोग ना आज फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये वाला इंट्रोडक्शन टू द बैंक्स और हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया, क्लियर। तो एक जनरली वे में मैं आप लोगों से अगर पूछूं, ठीक है बेटा, आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि बैंक क्या है, व्हाट इज अ बैंक, बैंक क्या होता है, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, बैंक क्या है, बताइए जरा, सोचिए जरा दिमाग में। बैंक क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइसेंस्ड है, जिसके पास लाइसेंस रहता है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, ये आप में से एक व्यक्ति है, बड़ा खुशी खुशी से बैंक जाता है, ये बैंक जाता है, ठीक है, ये बैंक में जाता है, एसबीआई बैंक में। अब ये बैंक में जाके क्या कर सकता है, या तो बेटा ये पैसे डिपॉजिट कर सकता है, या फिर पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, राइट। और जब भी जरूरत पड़ेगी इसको, तो ये इसी बैंक से क्या भी ले सकता है, लोन्स पे ले सकते हैं,
समझ रहे हैं? तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप बैंकिंग की तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बट एक्चुअल में व्हाट इज अ बैंक ये हमें मालूम होना चाहिए। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा जो कि लाइसेंस रहता है और यो हमारे पास क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स को रिसीव्स करता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है ये हमें लोन्स भी देता है। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज, वेल्थ मैनेजमेंट, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस, ये तो अदर सर्विसेज है जो हमें मिलती है। तो सिंपल भाषा में आपने ये समझ लिया कि एक बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे हम जाते हैं, ये टहलता टहलता है व्यक्ति इस बैंक में जाता है, वहां पे वो अपने पैसे डिपॉजिट कर सकता है, जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है और जरूरत पड़ने पे इस बैंक से लोन भी ले सकता है। इसके अलावा ये जो हमारा बैंक है इन्हीं डिपॉजिट्स के ऊपर हमें तमाम सर्विसेज देता है बेटा। कौन कौन सी सर्विसेज? तो एटीएम सर्विसेज है ना। कौन सी सर्विस? क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, एटीएम कार्ड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? तो आजकल तो डिजिटल पेमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या किया, आपका जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले गूगल पे है एग्जांपल के लिए, है ना, या फिर आप जेके बैंक की एम पे यूज करते हो, तो उस ऐप से, इस ऐप के थ्रू आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। क्या आप उससे अपना फोन बिल दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। क्या आप ट्रेन बुक कर पाते हैं, बस बुक कर पाते हैं, एयरवेज की टिकट बुक कर पाते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने बैंक के साथ जोड़ दी है ताकि एक इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो क्या हो सके, इजी हो सके। पहले किसी को पैसे देने होते थे, उसके खाते में डालने होते थे, घंटों लाइन लगते थे। सिलेंडर अगर घर पे बुक करना था, घंटों पापा सुबह लाइन में लगते थे, फिर सिलेंडर आता था, ऐसा होता था। बट आज के टाइम पे बैंकिंग की डेफिनेशन और एडवांस वे में चेंज हो गई है कि बैंक जो है वो हम उसमें जाके पैसा तो डिपॉजिट करते हैं, टाइम आने पे उस पैसे को विड्रॉ भी करते हैं, जरूरत पड़ने में बैंक हमें लोन भी देता है और हम बैंक को इन रिटर्न इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बैंक हमें कुछ तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आप सबको बैंक की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ना ओवरव्यू लेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की, कि अगर हम बात करें कि ये बैंक जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, क्योंकि भारत में स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था कि बैंक जैसा कोई इंस्टीट्यूट था। स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, हिस्टोरिकली व्हाट द पीपल डू, लोग क्या करते थे, वो किसके ऊपर रिलाई होते थे बेटा, वाटर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, वाटर सिस्टम क्या होता है, गुड्स वर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स को गुड्स के बदले दिया जाता था, लिया जाता था एक दूसरे से, तो हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। जैसे ये सपोज करो ये 3 व्यक्ति हैं, 3 लोग हैं या 4 लोग हैं। ठीक, अब इसके पास है व्हीट, इसके पास राइस, इसके पास शुगर और इसके पास कुछ ऑयल। ठीक है, ऐसे बात करें। अब ये जो व्यक्ति है, ये ए, ये व्यक्ति हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब ए व्यक्ति के पास व्हीट है और इसको ना तेल की जरूरत है। लेट इट सपोज करो तेल किसके पास है, डी के पास। अब डी के पास तेल तो है लेकिन इसको गेहूं की जरूरत नहीं है, हो सकता है इसको शुगर की जरूरत हो सकता है इसको राइस की जरूरत हो। तो हमारे पास, हम वाटर सिस्टम तो कर रहे थे लेकिन हम अपनी जरूरतों के अनुसार चीजों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो हमें कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था बेटा जिसके थ्रू जो हमारा मन करे उससे हम अपनी चीजों का सेवन कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंसी इवॉल्व हुई है, करेंसी का एवोल्यूशन हुआ। करेंसी में हमारे पास गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, बट ये कॉइन्स भी सबको अवेलेबल नहीं होते थे। फिर हमें एक इजी करेंसी चाहिए थी, तो हमारे पास आई पेपर करेंसी, जिसको हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हो ना मनी बोलते हो। मनी का मतलब क्या होता है पता है आपको, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम अपने गुड्स और सर्विसेज, जो मेरा मन कर रहा है, अगर मेरे जेब में पैसे हैं, मेरा मन कर रहा है BMW गाड़ी लेने,
मैं ले सकती हूँ। और अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरा मन करा मैं आईफोन ले सकती हूँ। अब ऐसा तो नहीं मुझे मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आईफोन भी हो और उसको पैसों मतलब कोई ऐसी मेरे पास चीज हो जिसपे आदान प्रदान कर सके। तो हमने एक मनी को इन्वॉल्व किया। जब मनी हमारे पास आता है, करेंसी हमारे पास आती है, अब इसको लेकर क्या आ जाता है, एक नया कंसेप्ट आ जाता है, सिक्योरिटी इश्यूज। कि मनी तो आ गया, अब लोग इससे अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे मनी के थ्रू। अब यहाँ पे सोसाइटी में भी हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लाइक डकैती, चोरी, गुंडागर्दी, मर्डर्स। तो कि आज के टाइम पे भी आप देखो तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है, पैसे के लिए हो रही है। तो हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जहां पे हम अपने पैसों को महफूज रख सके। तो उस टाइम तक ब्रिटिशर्स भी भारत में थे, तो हम लोगों ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि ये चीज तो ऐसा इंस्टीट्यूट इनके पास है ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जॉइंट स्टॉक वैरायटी मतलब काफी लोगों के साथ मिलकर एक बैंक बनाया गया। भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, कौन सा बैंक आया, बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश किया गया। कब, 1720 में। ये है बैंक ऑफ बॉम्बे, दिस इज योर बैंक ऑफ बॉम्बे। इसको स्टैब्लिश किया गया बेटा कब, 1720 में। लेकिन होता क्या है, ये बैंक जो है वो फेल हो जाता है 1770 में। ये बैंक फेल हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, एक नया बैंक लाया जाता है, दैट इज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट बैंक कौन सा लाया जाता है हमारे पास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट बैंक आता है हमारे पास बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहां पे बनाया जाता है, कलकत्ता में, 1770 में। और ये भी बैंक जो है ये क्लोज डाउन कर दिया गया था 1832 में। तो हमारे पास पहला बैंक आता है बैंक ऑफ बॉम्बे, लेकिन 1720 में, लेकिन 1770 में ये बैंक क्लोज कर देना पड़ता है। फिर हमारे पास आता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में। और ये जो बैंक आया था, ये आया था बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। और ये स्टैब्लिश होता है 1770 में, लेकिन ये लेटर ऑन 1832 में जाके ये बैंक क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर आते हैं हमारे पास प्रेसिडेंसीज बैंक। अब प्रेसिडेंसीज क्या है, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जहां जहां पे भी बेटा भारत में वो अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करना शुरू कर गए थे भारत में। तो ब्रिटिशर्स अपनी प्रेसिडेंसीज बना रहे थे। ठीक है, जैसे उनकी प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे में। ठीक है, उनकी प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, बॉम्बे वॉज देयर प्रेसिडेंसी, मद्रास और कलकत्ता, ये सारी इनकी क्या थी, प्रेसिडेंसी थी। तो इन्होंने अपने प्रेसिडेंसीज बैंक भी बनाना वहीं पे शुरू किए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक जो बना था बेटा, याद रखेंगे आप लोग, ये बना था बैंक ऑफ बंगाल। इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में कब, 1806 में, जून 2 1806। जिसकी कैपिटल उस टाइम पे कितनी रखी गई थी, ऑथोराइज कैपिटल थी इसकी 50 लाख। ठीक है, और इस बैंक को ये भी पावर दे दी गई थी बैंक ऑफ बंगाल को कि तू भाई नोट्स इशू कर सकता है, करेंसी इशू कर सकता है। कब दी गई थी, 1823 में। ठीक है, देन आता है हमारे पास बैंक ऑफ बॉम्बे, सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक। ये सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे। सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक ये 1840 में सेटअप किया जाता है और इसकी आउटराइज कैपिटल सेटअप की जाती है 52 लाख रुपीस। फिर थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक होता है बैंक ऑफ मद्रास। थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक था 1843 में स्टैब्लिश किया जाता है और इसकी ऑथराइज कैपिटल थी 30 लाख रुपीस। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, देखिए ये हम आपके लिए एक रफली सदर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का मैप डाउनलोड करते हैं। यहां पे बैंक ऑफ बॉम्बे आ जाता है, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कौन सा बनाया जाता है, कलकत्ता। ठीक है बेटा, यही तीन प्रेसिडेंसीज बैंक बताए मैंने, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता नहीं हम इसको बोलेंगे, दैट इज योर बैंक ऑफ बंगाल।
ठीक। बैंक ऑफ बंगाल जो था ये कब बनाया गया था, तो ये हमारे पास बना 1806 में, राइट। ये देखिए बैंक ऑफ बंगाल कैलकाटा में जो बनाया गया 1806 में, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे जो बनाया गया 1840 में बनाया जाता है, और बैंक ऑफ मद्रास जो था वो 1843 में बनाया जाता है। तो ये तीन हमारे पास क्या थे बेटा, प्रेसिडेंसीज बैंक थे, किसके, इंडिया के। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। अब होता क्या है इंडियन हिस्ट्री में, याद रखिएगा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इन तीनों बैंक्स को मर्ज करने वाले हैं। तो ये तीनों बैंक्स जो है ना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके बनाया जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाया जाएगा, इंपीरियल एक्सक्यूज मी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को क्या किया गया, मर्ज किया गया और क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया, तो ये बनाया गया, यहाँ पे देख लीजिए, अब आप इसके बारे में पढ़िए। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द थ्री प्रेसिडेंसीज बैंक वर amalgamated into a single बैंक, इन सबको मर्ज कर दिया गया और ये बन गया हमारे पास कब, 1921 में, 1921 में हमारे पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और आपको मैं एक चीज बता दूं बेटा, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ना, इसने एज अ सेंट्रल बैंक भी फंक्शन किया है इंडिया का। कब तक, जब तक ये हमारे पास क्या नहीं बन जाता है, आरबीआई नहीं बन जाता है 1935 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर कर ले, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास बैंक ऑफ बंगाल बनता है 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, एक बैंक बना दिया गया, दैट इज योर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। और 1935 में, याद रखेंगे, हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग आ जाओगे, उसमें हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ना है आरबीआई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं फिर भी कि आरबीआई जो है वो हमारे पास क्या बन गया था, फोर्स में आ गया था कब, 1935 में। तो 1935 में हमारे पास आरबीआई आ जाएगा और 1921 से लेकर 1935 तक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था बेटा, ये क्या बना था हमारे पास, ये एज अ फंक्शन कर रहा था एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। और आपका एक मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बताती हूं मैं, ये जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये आगे जाके चेंज होने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बनेगा, 1 जुलाई 1955, याद रखिएगा ये। तो अभी यहाँ पे वापस से स्टोरी पे आते हैं, कम बैक टू द स्टोरी। फर्स्ट बैंक हमारे पास जो बना, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया बट ये फेल हो गया। फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया कलकत्ता में, इसको भी क्लोज किया गया। फिर हमारे पास प्रेसिडेंसीज बैंक बनना शुरू हुए। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक जो था वो 1935 तक, जब तक आरबीआई नहीं बन जाता है तब तक इसने एज अ सेंट्रल बैंक फंक्शन किया है। और जब आरबीआई बन गया तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है। और उसके बाद यही इंपीरियल बैंक हमारा जो तीन बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया था, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेटा क्या बनता है हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक कब बनाया जाता है इसको, 1 जुलाई 1955। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
बाकी अभी तक की जो हमारे इंडियन ओन्ड बैंक्स हैं, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक जो था इंडिया का वो था इलाहाबाद बैंक, जो कि सेटअप हुआ था इलाहाबाद में 1865 में, मतलब जो इंडिया ने बनाया। फिर हमारा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, लाला हरदयाल सिंह और इन सब लोगों ने बनाया था 1895 में लाहौर में। और थर्ड बैंक जो था इंडिया का बना था इंडियन ओन्ड बैंक जो था वो था बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेटअप किया गया था 1906 में मुंबई में। ठीक है जी, क्योंकि ये वाले बैंक तो किसने बनाए हुए हैं, ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था, डामो था छोटा सा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे ऑब्वियसली आपका ये टॉपिक भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री टू बैंक, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई, ठीक है, कि आरबीआई में आरबीआई से आरबीआई कैसे बना, क्या रोल है, ये सारी चीजें। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ जॉइंट स्टॉक वैरायटी इन इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, ऑब्वियसली बैंक ऑफ बॉम्बे। सेकंड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये देखिए 1806 में बनता है। और ये वाले तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तो बाद में बने हैं। तीन प्रेसिडेंसीज बैंक जो थे वो इकट्ठे होकर क्या बने हैं, तो वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने हैं। और ये तीनों के तीनों जो प्रेसिडेंसीज बैंक है वो इंपीरियल बैंक कब बने हैं, 1921 में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा। और देखिए आपके 3 दिन के जो है ऑफलाइन डेमो एब्सोल्युटली फ्री है। आप लोग क्लासेस में आइए, अपने डाउट्स को और क्लियर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दीज आर द एक्सपर्ट फैकल्टीज जो आपको पढ़ाएंगे, गुरप्रीत सर, सौरभ सर, अनुपमा मैम, पूनम मैम, सनी सर। ठीक है, तो ये सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, हमारी क्लासेस में ये सारी चीजें रहती हैं। तो आप इन सब चीजों को, और ये हमारे जो है सिलेक्शन रेट है अभी तक का, तो ये हमारे टॉप सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो आप भी आइए और इस कहाँ गया, इस नेक्स्ट का हिस्सा बनिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और हाँ जी, एक चीज मैंने आपको जरूर बोली थी कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपने करंट अफेयर्स कैसे तैयार करने हैं। तो ये चीज मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। देखिए, जब आप हमारे पास एडमिशन ले लेंगे, एनरोल कर लेंगे, तो आपको एक हमारा वेबसाइट पे एक्सेस मिलेगा, दैट इज स्पार्क इंस्टीट्यूट पे। जैसे आप इस पे लॉग इन करेंगे, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर द मिनट्स। ठीक है, इस तरह से आपका ओपन होके आ जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम इसको कर देते हैं लॉगिन। बट पासवर्ड कुछ इनकरेक्ट आ रहा है, तो वो हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आ जाएगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं वेबसाइट पे बताऊंगा ऐसे करके आपको, जस्ट अ सेकेंड, सीधा वेबसाइट ओपन करिए स्पार्क इंस्टीट्यूट, या आप अभी भी चेक कर सकते हो अपने लेवल पे। देखिए यार, इस तरह से कुछ आपके पास वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी हमारी। यहाँ पे आप हमारे पास टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, क्विज, ऑनलाइन कोर्सेज कौन से हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये वाला सेक्शन हमारा करंट अफेयर्स का। ठीक है, आप लोग ऐसे हमारे पास टेस्ट सीरीज, फ्री मॉक्स, क्विज, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। जब आप क्या हो जाओगे, एक बार एडमिशन ले लोगे, उसके बाद ही आप ये सब चीजें कर पाओगे। क्लियर? तो अगर मैं इसका करंट अफेयर्स ओपन करती हूँ, नेट, आई थिंक नेट स्लो है, तो मुद्दे की बात ये है, ये तो आपको मैं बाद में भी बता दूंगी ऑफलाइन क्लास के अंदर भी। बट मुद्दे की बात ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर विद अस। और जो हम स्ट्रैटेजी बताते हैं आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी भगवान की कृपा रहेगी तो आपकी जो है वो जल्दी ही सिलेक्शन होगी। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं, इसको इतना ही रखेंगे फिलहाल के लिए भी हम लोग। ठीक, इसको लॉग इन करना पड़ेगा तभी ये प्रॉपर वे में ओपन होगा। तो वो कोई नहीं, आप जब क्लास में आओगे मैं बता दूंगी। तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी
थैंक यू सो मच, आपने इस बैच को और इस क्लास को देखा। थैंक यू सो मच क्लास। मिलते हैं आप सबसे इसमें ऑफलाइन बैच।